नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अम्ल, क्षार और लवण की सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ एसिड, बेस एंड सोल्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अम्लों के बारे में पढ़ चुके हैं, क्षारों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रासायनिक गुण होते हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही हम लवणों के बारे में आपको बता चुका हूं कि लवण क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि नमक क्या होता है, नमक का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, नमक जो होता है उसका पीएच कैसे ज्ञात करेंगे और नमक का उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। सारी बातें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके पहले इसे देखिए और उसके बाद में हम आगे चर्चा करने वाले हैं आज कि नमक का उपयोग करके आप कैसे बना सकते हो विरंजक चूर्ण। इसके अलावा नमक का उपयोग करके आप बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा कैसे बनाओगे, नमक का उपयोग करके आप धावन सोडा कैसे बनाओगे। वर्ण है एक और काम का यौगिक है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, उसके गुण क्या होते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होते हैं, वो हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास में है CaOCl2 जिसको हम विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम आपने आसपास में कई बार सुना होगा, अगर नहीं सुना तो और बता देंगे विस्तार से। टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी आता है, ब्लीचिंग, नींबू ब्लू, ब्लीच, ये कुछ काम आते हैं, कपड़े धोने के अंदर ज़्यादा काम में लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर हम अपने दैनिक जीवन में। बाकी और भी कई सारे उपयोग हैं, वो भी देखेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसको हम बनाते कैसे। पहली बात तो नमक का उपयोग करके कैसे बनाते हैं। दूसरी बात है कि इसके क्या क्या गुण होते हैं कि हमारे आसपास अगर पड़ा तो इसके हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसके उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। ये सारी बातें कई एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, नॉट ओनली 10th क्लास, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी एग्जाम होती है वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है ये वाला टॉपिक खास करके। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसके अंदर जनरल साइंस आता है तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए, पुटअप हो जाता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कास्टिक सोडा बनाना सिखाया था, मतलब NaOH बनाना सिखाया था। ठीक है, उसके अंदर एक क्लोरीन गैस भी बनी थी साथ में। उस क्लोरीन गैस मतलब NaCl मतलब नमक, नमक से क्या बनी, क्लोरीन गैस। उस क्लोरीन गैस से हम आगे एक और स्टेप आगे बढ़ें तो हम विरंजक चूर्ण बना सकते हैं। कैसे, देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है पहली बात तो। इसके अलावा इसका निर्माण करने के लिए हमारे पास में जो नमक होता है उसको पानी में घोल करके उसका उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करके हम जो NaOH क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं, उसके अंदर से केवल और केवल ये जो क्लोरीन गैस है इसको हम अलग करके ले आते हैं और इस क्लोरीन गैस को बाद में क्या करेंगे, इस क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बुझा हुआ चूना, और उस वाटर के अंदर से अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा आपको विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में कुछ पानी बनेगा, अगर आपको चाहिए तो पी लेना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, पीना नहीं है इसको, ये चीज़ अपने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आसान तरीके से हम बना सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सबको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी। अब मेरी बात सुनो, इतना आसान है बनाना। करना क्या पड़ा, क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया था किसके अंदर, चूने के पानी में, बन गया अपना विरंजक चूर्ण। अब सर जल्दी से ये बता दो कि ये विरंजक चूर्ण देखने में कैसा होता है, क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। सब्र रखो, अभी बता देते हैं, बस गुणों की चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो ये जो पाउडर के रूप में होता है, या फिर इसको बोले यह पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। नो प्रॉब्लम, किसी को यहाँ पर समस्या नहीं होने वाली। ठंडे जल में घुल जाता है आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर हम खुला छोड़ दें, हवा के अंदर, वायु के अंदर खुला छोड़ दें, तो इसके अंदर जो क्लोरीन दिख रहा है आपको, ये वाला क्लोरीन, ये बाहर निकल जाता है। मतलब वायु में खुला छोड़ने पर इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगती है, अच्छी बात है। और साथ में अगर हम तनु अम्लों से अभिक्रिया, मतलब तनु एसिड जो होते हैं उनसे अभिक्रिया करवाएं इनकी, तो भी इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। अब होता क्या है, होता ये है कि इस तरीके से यह अभिक्रिया होती है, अम्लों से अभिक्रिया करवाते हैं, ये अम्ल है और ये अपना विरंजक चूर्ण है। तो कैल्शियम और सल्फेट मिलकर के तो कैल्शियम सल्फेट बना लेते हैं, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के पानी बना लेती है, और ये जो क्लोरीन गैस है ये सीधी की सीधी बाहर निकल जाती है। इसके अलावा एक और गुण है इसका कि इससे मुक्त होने वाली जो क्लोरीन गैस है, आप क्या करें, एक चीज़ मेरे को बताइए, कई बार आपने शायद ये चीज़ें सुनी हो गई, एक राजस्थानी सॉन्ग भी है जिसके अंदर बोला जाता है कि लीलगर और रंग दे, और जो रंग दे,
क्योंकि उसकी सासू माँ को वो रंग दाय पसंद नहीं आता है। तो वहाँ पर ये चीज़ लीलगढ़ समुदाय के जो लोग होते हैं, जो कपड़ों को रंगने का काम करते हैं, वो इस विरंजक चूर्ण का उपयोग ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं, वो पानी के अंदर थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं, जैसे कि ये वाला, उसके अंदर फिर विरंजक चूर्ण मिला देते हैं। दोनों को मिलाने से आपको पता है क्लोरीन गैस मुक्त होगी। ये जो क्लोरीन गैस है उस पानी के साथ में अभिक्रिया कर लेगी। इससे मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस जल में मिल करके एक नवजात ऑक्सीजन, ये आप इसको श्वसन में काम में नहीं ले सकते, है ना, तो कुछ मात्रा में वहां पर ये नवजात ऑक्सीजन बनती है जो विरंजन का कार्य करती है। विरंजन मतलब ब्लीचिंग प्रोसेस। ब्लीचिंग प्रोसेस कौन करती है, ये जो नवजात ऑक्सीजन बनी है ये करती है। गलती से आप ये मत समझ लेना, आपके दिमाग में अभी तक ये चल रहा होगा कि जो ब्लीचिंग का काम है वो ब्लीचिंग पाउडर अकेला कर लेता है। ऐसा नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर थोड़ा सा एसिड मिलाना पड़ता है, तब जाके क्लोरीन गैस निकलती है। वो क्लोरीन गैस पानी से रिएक्शन करके, क्या करती है, ये न्यू बॉर्न ऑक्सीजन बनाती है, नवजात ऑक्सीजन बनाती है। और ये नवजात ऑक्सीजन यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है, ये बात मैं लिख देता हूँ। और ऑक्सीकारक होती है तो दूसरी चीज़ों का ऑक्सीकरण कर देगी और रंग उड़ा देगी। देखो, तो ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण दूसरी चीज़ों को, मतलब कपड़े डालेंगे उसका रंग उड़ा देगी। जरूरी नहीं कि कपड़ों का ही रंग उड़ाए, कई बार आगे देखो, अभी मैं बताता हूँ, जो कागज़ उद्योग होते हैं उसमें कागज़ लकड़ियों से बनते हैं, पेड़ पौधों से बनते हैं। पेड़ पौधों की लुगदी बनाई जाती है। पेड़ पौधों का रंग सामान्यतः भूरा रंग होता है। अब ये जो भूरा रंग है उससे सफ़ेद कैसे बन गया, उसका भूरा रंग उड़ कैसे गया, वहाँ पर भी ये ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है ताकि अपने को एकदम कोरे सफ़ेद पन्ने प्राप्त हो सके, कागज़ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो वो चीज़ें हम इसके उपयोग में देखेंगे। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। निर्माण करने के लिए जो हमने NaCl का विद्युत अपघटन करवाया था उसमें क्लोरीन गैस निकली थी। वो क्लोरीन गैस अगर हम चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसका कुछ गुण होते हैं, पीले रंग का होता है, ठंडे जल में विलयशील होता है, खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस निकलती है और साथ में तनु अम्लों से अभिक्रिया करने पर भी क्लोरीन गैस निकलती है। और साथ में इसको मुक्त होने वाली जो क्लोरीन गैस है वो पानी से अभिक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाती है और यही क्या करती है, विरंजन का कार्य करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो विरंजक चूर्ण इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अभी तक आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर विरंजन मतलब कपड़ों के अंदर हो सकता है, और भी कई सारे उपयोग हैं। इसको देखो, ये लीजिए, ये हो गए इसके उपयोग। देखिए विस्तार से बताता हूँ कि कैसे कैसे उपयोग होता है। उपयोग के अंदर सबसे पहला उपयोग आपको पता है वस्त्र उद्योग में करेंगे, रंग उड़ाने के लिए, अर्थात विरंजक के रूप में करेंगे। इसके अलावा कागज उद्योग में भी हम विरंजक के रूप में इसका उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही हम बोल सकते हैं जल को रोगाणु मुक्त करने में भी इसका प्रयोग हो सकता है। अगर आपके बड़ा सा परिवार है, आपकी कोई स्कूल है, कोई अस्पताल है, वहाँ पर पानी खराब हो चुका है, कुछ कीटाणु वहाँ पर जा चुके हैं, तो अगर साफ करने वाला कोई नहीं है और तुरंत प्रभाव से आपको उसको शुद्ध करना है, रोगाणु मुक्त करना है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा विरंजक चूर्ण डाल सकते हो। इसके अलावा फिटकरी का उपयोग भी होता है रोगाणु मुक्त करने के लिए, लेकिन इसका उपयोग कर सकते हो। इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जा सकता है क्योंकि इससे नवजात ऑक्सीजन मिलती है और जो दूसरों का ऑक्सीकरण करने में मदद करती है। दूसरों का ऑक्सीकरण करने वाले को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला में कई सारे रसायनों के अंदर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अभिक्रिया करवाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इतना आसान है विरंजक चूर्ण, कितना आसान है, एक बार में ही सारी चीज़ें याद हो जाती है क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए इनको याद करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मैं अगला यौगिक बताता हूँ कौन सा है, बेकिंग सोडा। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा, जिसको आप खाने का सोडा भी बोलते हो, वो कैसे बनाते हैं, उसके क्या गुण होते हैं और क्या उपयोग होते हैं। बेकिंग सोडा का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। खस्ता पकोड़े बनाने में सब लोग अपने घर में इसका उपयोग करते हैं। आनंद आ जाता है, खस्ता पकोड़े का नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया। देखो, इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सर इसको बनाते कैसे हैं ये बताओ जरा। बिल्कुल बता देंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया। देखो करना क्या है, अपने को नमक से ही बनाना है। सबको पता है ये बात तो कि जितने भी यौगिक बनाएंगे वो सारे हम नमक से ही बनाएंगे। तो नमक अकेला नहीं बना सकता। अब की बार खाने का सोडा है, बहुत ही काम की चीज़ है, तो थोड़े बहुत सारे
यौगिक भी चाहिए उनको बनाने के लिए। तो कौन कौन से यौगिक चाहिए? एक तो चाहिए अपने पास NaCl जो नमक होता है, इसको पानी में घोल देंगे। क्या कैसे बनाते हैं देखो, प्रैक्टिकली समझो इसको। आपको पानी लेना है थोड़ा सा, उसके अंदर मिला देना है नमक NaCl, इसके साथ ही इसके अंदर आपको CO2 गैस प्रवाहित करनी है और साथ में आपको अमोनिया NH3 ये भी इसके अंदर डाल देना है। जब तीनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तब जाकर के अपने पास में दो चीजें बनेंगी इस मिश्रण के अंदर। दो चीजें कौन सी बनेंगी देखो, एक तो बन जाएगा अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम अपना खाने का सोडा बोलते हैं, और साथ में बनता है NH4Cl। ये दो चीजें बनेगी। इससे अपने को मतलब है नहीं, अपने को क्या बनाना है? खाने का सोडा, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। अब जल्दी से मेरे लिए खस्ता पकोड़े बनाकर आप तैयार रखना। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ आपके घर पे, ठीक है? देख रहा हूँ आप पढ़ रहे हो या फिर ऐसे मस्ती कर रहे हो, तब खस्ता पकोड़े बनाकर तैयार रखना, क्योंकि मैंने आपको बेकिंग सोडा दे दिया है, ठीक है? चलो, इतना आसान है सर बनाना? जी हाँ, इतना ही आसान है, हर चीज़ आसान है, बस इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की, सीखने की और कुछ कर गुजरने की। इसके बाद में हम देखते हैं कि सर गुण और बता दो, देखने में कैसा होता है, क्या आसपास में अपन देख पाएँ, उसको समझ पाएँ। देखो, सबसे पहली बात है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। सबका देखा हुआ है ये खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको आप बोलते हो, सबका देखा हुआ है। श्वेत होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, चिकना चिकना पाउडर जैसा होता है, ठंडे जल में आराम से घुल जाता है, सबको पता है ये बात, पानी में घोलोगे तो घुल जाएगा। अब इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। ये बात थोड़ी सी समझने लायक है, क्षारीय क्यों होता है? देखो, अगर हम इस जो खाने का सोडा है इसको पानी में घोल करके और इसकी 2-3 बूंदे लाल लिटमस पर डालें। किस पर डालें? लाल लिटमस पर डालें, तो उस लाल लिटमस का रंग है वो नीला हो जाता है। और आप सबको ये पता है कि ऐसा काम कौन कर सकते हैं? ऐसा काम कर सकते हैं क्षार कर सकते हैं। सूत्र मैंने आपको बताया था, क्षालनी, है ना? तो लाल लिटमस पर डालेंगे, उसको नीला करेंगे। इसका मतलब जो हमने ये बेकिंग सोडा डाला है, खाने का सोडा डाला है, इसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय। क्यों हो गई? क्योंकि इसने लाल को नीला कर दिया। अगली बात, गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होती है। ये भी समझने लायक बात है, और ये इतनी समझने लायक बात है, इतनी जरूरी बात है, क्योंकि इसी गुण के कारण इसका उपयोग जो है वो अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। समझो इस चीज को। चलो देखना जरा इधर थोड़ा ध्यान से। आपके पास में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका तात्पर्य है आपके पास खाने का सोडा है। आप इसको करोगे गरम, और गरम करने पर होगा क्या? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3, ये आपके पास में बनकर तैयार हो जाएगा। साथ में और क्या बनेगा? एक CO2 गैस आपके यहाँ पर निकलेगी, और साथ में कुछ जल की मात्रा भी यहाँ से जलवाष्प के रूप में निष्कासित हो जाएगी। तो अगर हम इसको गर्म करते हैं खाने के सोडे को, तो Na2CO3, ये लो, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, उसको एक बार साइड में छोड़ दो, जलवाष्प बनेगी और CO2 बनेगा। ये जो जलवाष्प और CO2 गैस है, ये जब किसी अग्नि पर मान लो आग लग गई, वहाँ पर हमने ये डाल दिया, क्या? बेकिंग सोडा डाल दिया थोड़ा सा, आग लग गई, उसके ऊपर डालने पर गर्म होगा, और गर्म होने पर 3 चीजें बनेंगी। 3 चीजों में से एक को एक बार साइड में छोड़ दो, 2 चीजें अपने पास में, जलवाष्प और CO2 और जलवाष्प उस आग को चारों तरफ से घेर लेंगे, ठीक है? और आग को चारों तरफ से घेरने के बाद में आग को जलने के लिए, जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहनी चाहिए। लेकिन अब CO2 और जलवाष्प ने एक परत बना ली और आग को ढक लिया। ढकने के कारण इस आग का संपर्क वायु से टूट गया, हवा से टूट गया, ऑक्सीजन से टूट गया संपर्क, और ये आग को जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आग आगे जलेगी नहीं और आग बुझ जाएगी। और आग को बुझाने वाले यंत्रों को हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं, और अग्निशामक यंत्र में हम NaHCO3 का प्रयोग करते हैं। आ गई होगी आपको बातें समझ में, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको पता चल रही हैं। देखो, गर्म करने पर CO2 गैस निकल गई। अब इसका उपयोग और देख लो। ये तो सबको पता है कि सर खस्ता पकौड़े बनाने के लिए करते हैं, इसके अलावा ब्रेड और केक बनाने में भी हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में, अब सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग अलग है। जब हम बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। बेकिंग पाउडर अग्निशामक यंत्र में होता ही है इसका उपयोग। इसके अलावा क्षारीय प्रकृति का होता है, आपको पता नहीं बात, अभी भी बताया मैंने, क्षारीय प्रकृति का होता है।
क्षारीय प्रकृति का होने के कारण इसको हम एंटी एसिड के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि प्रति अम्ल के रूप में काम में ले सकते हैं। मान लो आपको चींटी ने काट लिया या फिर किसी कीट के डंक की वजह से आपके यहाँ पर बहुत तेज दर्द हो रहा है, मधुमक्खी ने काट लिया, तो आप जो आपका खाने का सोडा जल्दी से उसको थोड़ा सा पानी में पेस्ट बना करके यहाँ पर लिपापोती कर लो, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट और उसके बाद में आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अपना बनाते हैं धावन सोडा। धावन सोडा के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो कि किस काम में आता है। सबको पता है कि धावन सोडा धोने का काम करता है। क्या धोने का काम करता है? बोले कपड़े धोने का काम करता है। इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं इसके, बिल्कुल कई सारे उपयोग होते हैं, अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि धावन सोडा बनाते कैसे हैं। जल्दी बताइए सर फटाफट। धावन सोडा का सबसे पहले आप रासायनिक सूत्र देख लो। सोडियम कार्बोनेट के साथ में चिपके हुए हैं 10 जल के अणु, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसके साथ में ऐड है सोडियम कार्बोनेट के साथ में। धावन सोडा का सूत्र आपको पता चल गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, क्योंकि हम सूत्र को देख कर ही तो नाम बोलते हैं। इसके बाद में चलो अब बता दो सर निर्माण कैसे होता है। निर्माण करने के लिए अगर हम जीरो लेवल से देखना चाहें तब तो आप ऐसे बोलोगे कि नमक से इसका निर्माण होता है, शुरुआत इसकी नमक से होती है। लेकिन नमक से हमने सबसे पहले आपको यह बताया था कि NaCl जो होता है उसके जलीय विलयन में CO2 गैस और अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं, उसके जलीय विलयन की अभिक्रिया इन दोनों से करवाते हैं, तो आपके पास में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, माने कि खाने का सोडा बनता है। अच्छी बात है सर। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि खाने के सोडे को आपने थोड़ी देर पहले गर्म किया था, उस कंडीशन में आपके पास में Na2CO3 बना था। जी हाँ बिल्कुल बना था हमारे पास में। तो अब इस Na2CO3 को हम 10 जल के अणुओं के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, अर्थात इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, क्रिस्टलीकरण करवाते हैं, तो अपने पास में बन जाता है Na2CO3 पॉइंट मतलब खाली जुड़ा हुआ है, ना कि इसके साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है, तो पॉइंट 10H2O ये बन जाता है, जिसको आप धावन सोडा कहते हो। कुल मिलाकर आप बोल सकते हो कि धावन सोडा बनाने के लिए हमें कुल मिलाकर के 3 स्टेप अपनाने पड़ते हैं, 3 चरणों में संपन्न होता है धावन सोडा बनाने की प्रक्रिया। तो उसी के अनुसार हमने बोला कि उसका निर्माण कैसे होता है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के प्रयोग से बने हुए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट बनता है, उस सोडियम कार्बोनेट का 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब 10 जल के अणुओं के साथ क्रिस्टलीकरण करवाने पर हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं। कुल मिलाकर 3 चरणों में हमें इसको संपन्न करना पड़ेगा। अब देखो, जो आपने ये धावन सोडा बनाया है, ये धावन सोडा ये रहा, इसके क्या क्या गुण होते हैं। धावन सोडा है ये, इसके क्या क्या गुण होते हैं वो देख लेते हैं, और साथ साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि क्या इसके कुछ उपयोग भी होते हैं। साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस प्रकार से जुड़े हुए जल के अणुओं को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं, और क्रिस्टलन जल की परिभाषा भी हम देखेंगे। फटाफट जल्दी से इसके गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये तो सबको पता, धावन सोडा पानी में घुलता है कि नहीं घुलता? जी बिल्कुल घुलता है। क्या ये इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है? इसका क्या मतलब है सर? अरे साबुन को घोल करके जो आप पानी का पेस्ट इस तरीके से बनाओगे, उसको अगर हम लाल लिटमस पर डालें, किसके ऊपर डालें? लाल लिटमस के ऊपर डालें, तो उसको कैसा कर देगा? बोले नीला कर देगा। ऐसा काम कौन करता है? ऐसा काम क्षार करता है। इसलिए हमने बोला कि लाल को नीला करने के कारण ही धावन सोडा का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। अच्छी बात है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अगली बात देखो, गर्म करने पर क्रिस्टलन जल को तो ये त्याग देता है। भाई पानी आंशिक रूप से तो जुड़ा हुआ था, गर्म करेंगे पानी बेचारा भाप बन के उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? तो केवल और केवल सोडियम कार्बोनेट बचेगा। इसको गर्म किया तो ये तो उड़ गया, ओनली क्या बचा? सोडियम कार्बोनेट, ये उड़ गया गैस के रूप में। अब ये जो चीजें बनती है इसको आप बोलते हो सोडा एस। एस का मतलब होता है राख। क्या होता है? राख। तो ये एक तरीके का राख जैसा पदार्थ बनता है, लेकिन वास्तव में होता क्या है, वो कुछ पुराना हो चुका धावन सोडा होता है। उससे जो क्लीनिंग प्रोसेस है, माने कि धोने की प्रक्रिया है, वो सही ढंग से हो नहीं पाती है। चलो क्रिस्टलन की परिभाषा बोल देते हैं। मान लो कि ये एक लवण है और उस लवण का एक इकाई सूत्र है, फॉर्मूला है, ठीक है।
यूनिट फॉर्मूला है। ठीक है, इसके किसी भी सोल्ट के, किसी भी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को ही हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की निश्चित संख्या को ही हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो अब जल्दी से क्या हम इसके उपयोग भी देख ले। धावन सोडा के उपयोग, एक तो हमें इसका कई सारे उपयोग हैं। कागज उद्योग में कर सकते हैं, कपड़ा वस्त्र उद्योग के अंदर कर सकते हैं, लकड़ी उद्योग में कर सकते हैं, साबुन उद्योग, कांच उद्योग में कर सकते हैं। इसके अलावा एक चमड़ा उद्योग भी होता है। मतलब जहां जहां अपने को साफ सफाई की जरूरत पड़ती है वहां पर इसका उपयोग होता ही है। अपमार्जक का सबको पता है, डिटर्जेंट का उपयोग होता है। इसके अलावा बोरेक्स के शोधन में, बोरेक्स क्या होता है, एक प्रकार का अलॉय होता है, यानी कि अयस्क होता है, उसके अंदर से धातुओं को शुद्ध करना होता है। तो बोरेक्स के शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और आप अपने घरों में तो दैनिक जीवन में अपमार्जक माने डिटर्जेंट के रूप में इसका प्रयोग करते ही हो। साथ ही जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। क्या मतलब है सर इस बात का? इसका मतलब ये है कि कई बार साबुन, जो कपड़े धोने के साबुन आते हैं, उनसे हम कपड़े ठीक से धो नहीं पाते क्योंकि वो पानी कठोर जल होता है, हार्ड वाटर होता है। कठोर जल में साबुन काम नहीं करेगा, तब हम डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़ों को साफ करेंगे, क्योंकि डिटर्जेंट उसकी कठोरता को तो दूर करके झाग देने लगता है, और झाग देगा तभी तो हम कपड़ों को धो पाएंगे। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, ये तो आप सबके साथ जोड़ ही सकते हो। तो इस प्रकार से हमने धावन सोडा का रासायनिक सूत्र देखा, रासायनिक नाम, और इसको बनाते कैसे हैं। आसान है, बस क्रिस्टलीकरण करवाना पड़ता है। इसके गुण देखे, ये गुण है इसके, गर्म करने पर सोडा एस बनाता है, जिसको कई बार आपको बेच दिया जाता है लालच दे करके। क्रिस्टलन जल की परिभाषा मैंने आपको बताई और साथ में इसके उपयोग भी बता दिए हैं कि कहां कहां पर इसका उपयोग होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट दो और उसके बाद में आपको बताता हूं कि किस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, सभी जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते कैसे हैं और उसके क्या गुण और क्या उपयोग होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट 0.5 H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगर हम इसका रासायनिक नाम बोलना चाहे, क्या बोलोगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम हो जाएगा। अब इसको सर बनाते कैसे हैं ये और बता दो। बनाना बहुत ही आसान है। एक जिप्सम आता है, जिप्सम देखिए, जो जिप्सम होता है मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको अगर हम गर्म करें, बहुत तेज गर्म करना होता है हमें इसे। बहुत तेज का मतलब 373 केल्विन पर, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने पर होगा क्या? इसमें से कुछ जल बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा? देखो इधर, ये आपका क्या है? जिप्सम है। इतना इतना क्या है? जिप्सम है। इस जिप्सम के अंदर 2H2O है। जब हमने इसको गर्म किया तो ओनली हाफ H2O यहाँ पर बचा हुआ है और साथ में 3H2O बाहर निकल चुके हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर अपने पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। एक चीज और बता दूं, कभी भी H2O आधा नहीं हो सकता। ये होता कैसे है, वास्तव में ये कैसे होता है कोई नहीं बताएगा शायद आपको ये चीजें। देखो, कैल्शियम सल्फेट होता है, ये कैल्शियम सल्फेट एक H2O के साथ में दोनों तरफ 2 कैल्शियम सल्फेट जुड़े हुए होते हैं। तो हम एक कैल्शियम सल्फेट के हिस्से में आधा H2O इस तरीके से लिखते हैं। बाकी आपको वास्तव में पता चल गया होगा कि 2 कैल्शियम सल्फेट एक के साथ में जुड़े होते हैं। तो एक कैल्शियम सल्फेट के हिस्से में आधा H2O इस तरीके से हम खाली लिखते हैं। वास्तव में कभी H2O आधा नहीं होता है। ठीक है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों नाम दिया गया? क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया। कितना आसान बात है, ऐसे नाम पड़ते हैं। देखो, गुण और देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पहली बात तो श्वेत रंग का होता है। देखा हुआ आपका सबका, हड्डी टूटी है कभी आपकी तो कभी प्लास्टर बांधा है हाथ को, तो वो कैसा रंग का होता है? बोले श्वेत रंग का ही तो होता है सर जी। तो वो श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस लिख दिया, इसमें की कौन सी बड़ी बात है। जल में अघुलनशील होता है, पानी में घुलता नहीं है। अब मान लो किसी पात्र में आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस ले रखा है और उसके अंदर थोड़ी सी बूंदे पानी की मिला दी आपने,
ठीक है। पानी की मिला दी तो कुछ देर उसको ऐसे ही पड़ा रहने दोगे तो थोड़ी देर बाद में वो एकदम से ठोस पदार्थ में बदल जाएगा, और वो ठोस पदार्थ वापस से क्या होता है, जिप्सम ही तो होता है। तो जल मिलाने पर कुछ देर बाद में पुनः ठोस पदार्थ यानी कि जिप्सम में बदल जाता है। जैसे कि इसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखें तो ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें कुछ पानी मिलाया तो वापस से क्या बन गया, जिप्सम बन गया। अब सर जल्दी से इसके कुछ उपयोग तो बता ही दीजिए। चलो उपयोग देखो, उपयोग क्या है। सबसे पहले आप बोल दोगे कि सर डॉक्टर होता ना वो हमारी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग करता है। अच्छा ठीक है, एक तो आपने बता दिया, बाकी वाले मैं बता देता हूँ। अब घरों को बनाने में, भवन निर्माण में आपने देखा होगा घरों के ऊपर छत जो होती है उसका डेकोरेशन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। इसके अलावा दंत चिकित्सा के अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कुछ केमिकल मिला करके जो दांतों के अंदर गड्ढे हो जाते हैं उनको भरने के लिए दंत चिकित्सा, दांतों, डेंटिस्ट भी इसका प्रयोग करते हैं। टू मेक सरफेस स्मूथ, सतह को चिकना बनाने में होता है। फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने के लिए होता है। इसके अलावा सजावट का सामान बनाने के लिए भी होता है। कई सारे खिलौने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए जाते हैं, जैसे कि आप इस तरीके से देख सकते हो कि ये एक हाथी है ना, इस तरीके का। ये कुछ खिलौने हैं, इस तरीके के खिलौने बनाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, आपके लिए स्पेशल रूप से मैंने रखा है कि ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब आपको ये चीज़ दिखानी है मेरे को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कई सारे यौगिक देखे, उपयोगी यौगिक देखे। नमक का उपयोग करके हमने लगभग 4 प्रकार के महत्वपूर्ण और काम के यौगिक बनाए हैं। इतना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नॉलेज मैंने आपको दिया है, बदले में मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ये जो वीडियो है ये जिनको ज़रूरत है, मतलब वास्तव में जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद 3 लोगों को आप शेयर कर दीजिए। ऐसे हर किसी को मत कर देना, 3 ज़रूरतमंद लोगों को ये चीज़ें शेयर कर देना, बदले में इतना चाहिए। और अगर और भी आपको अच्छा लगा है, हृदय की गहराइयों से अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार से जुड़ सकते हो। तो हम तो लास्ट में इतना ही कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों को शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने से अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।